हेलो, नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम समझेंगे कि एमटीएस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या काम करना होता है। बहुत सारे लोग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन एमटीएस के वर्क प्रोफाइल को नहीं जानते हैं और अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जॉब के पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस भी काम कर चुका हूं, तो मैं अपने लगभग 3 साढ़े 3 साल के एक्सपीरियंस को, जो कि एज एन एमटीएस में काम कर चुका हूं, उसको मैं आपको शेयर करूंगा और एक एक चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसका क्या वर्क प्रोफाइल है, बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो है, अगर बाहर के सिनेरियो में जो है ज्यादातर लोग जो है ये पूछेंगे कि कहाँ काम करते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हो। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही नहीं पूछेंगे कि इनकम टैक्स में आप कौन से जॉब प्रोफाइल में हो, तो इसलिए जो है आपको बिल्कुल ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि एमटीएस के जॉब में है चाहे कुछ भी। और दूसरे जो है बहुत सारे लोग जो है अलग अलग भ्रांति फैलाते हैं कि एमटीएस को चाय बनाना पड़ता है और जो है सफाई करनी पड़ती है। तो वो सब देखिए, वो जो डिफेंस वाला काम है, वो डिफेंस वाले काम में, मतलब जो नेवी एयरफोर्स में है, उन्हें उस तरीके का काम बहुत जगह सुनने को मिलता है कि है, लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो 90% जगह पे जो है आपको रियल वर्क है, क्या क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है, मैंने क्या क्या किया था, उस चीज को हम एकदम विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे। हाँ, 2 4 5% जगह जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। बेसिकली जो है क्या है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है ये सब जो काम होते हैं, चाय बनाना, सफाई करना, उसके लिए जो है प्राइवेट इंप्लॉय पहले से रखे होते हैं, जिन्हें डेली वेजर्स स्टाफ या कहीं कहीं पे प्राइवेट एमटीएस बोलते हैं। सफाई के लिए जो है वो अलग से टेंडर दिया जाता है, वो सफाई कर्मी होते हैं, उनका काम है सफाई करना, गेट खोलना, वॉचमैन, ये वो। तो ये चीज तो पहले ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरीके का कोई काम करना होता है। उसके बाद जो है अब ये बेसिकली जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस को काम क्या करना होता है, पहले इसको समझते हैं। और मैं कौन सा काम करता था उस चीज को भी बढ़िया से समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जैसे एज एन एमटीएस में सबसे पहला काम होता है कि डायरी एंड डिस्पैच। डायरी एंड डिस्पैच क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं पे पोस्टिंग हो गया, तो वहां पे कोई डाक आएगा, तो उस डाक को आपको रिसीव करना है, उसको चढ़ाना है प्रॉपर। चढ़ाने के बाद जो है उसको जो है शाम के समय जो होता है, जो ऑफिसर होता है उनके सामने उसको फाइल को पहुंचवा देना है, या डाक पैड को पहुंचवा देना है कि इसमें ये डाक आया। फिर क्या होगा कि उस डाक को अगले दिन जो है उसी दिन शाम को मार्क हो जाएगा कि फलाने फलाने व्यक्ति को ये डाक दे देना है। तो वो सुबह आप आए, वो डाक जो है कोई हो सकता है इंस्पेक्टर है, टैक्स असिस्टेंट है, हो सकता है आपको खुद को वो काम मिला हो कि इस काम को आपको करना है, तो उस पर आपका नाम लिखा होगा, तो उस व्यक्ति को रिसीव करा देना है। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो आपको हो सकता है फाइल मेंटेनेंस का काम, मतलब आपके अंडर में 250-300 फाइल होगा। उस फाइल में से कोई एक फाइल जो है चूज वो हो जाएगा कि ये फाइल आपको एबीसी कंपनी का फाइल जो है ला के दीजिए। वो कोई इंस्पेक्टर या कोई टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट या कोई भी मांग सकता है, तो आपको निकाल के फाइल दे देना है। ये आपका एक बेसिक सा काम हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? ईमेल भेजना। तो आप जो है ईमेल वही व्यक्ति भेज सकता है, तो ईमेल भेजना, ईमेल चेक करना। आजकल जो है बहुत सारा डाक जो है ऑनलाइन रिसीव हो रहा है। उस केस में जो है आपको ईमेल का जो है जानकारी अच्छा खासा होना चाहिए कि मतलब आपको ईमेल कैसे भेजना है, आना है, वो चीज आपको बेसिकली सिखा दिया जाएगा। कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम होता नहीं है। आपको ईमेल प्रॉपर मेंटेन करना है। डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए कोई लेटर है, वो लेटर जो है सर, जो भी आपके बॉस हैं, सर हैं, उन्होंने साइन कर दिया है, तो उसको प्रॉपर स्कैन कीजिए, स्कैन करके बाई ईमेल भेज दीजिए। ये भी हो सकता है कि वो डाक आपको रिसीव कराने जाना पड़े। रिसीव कराने का मतलब है अलग अलग बिल्डिंग में रिसीव कराने जाना पड़ सकता है। तो जैसे मैं भी था तो मुझे भी जाना पड़ता था। कभी जैसे मैं दिल्ली में था तो उस समय होता था कि कभी हाई कोर्ट लेके जाना है, कभी सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है, कभी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग लेके जाना है। उस केस में क्या होता था कि मान लीजिए 2 4 5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। फिर मुझे क्या करना होता था कि जैसे जो ऑफिस की कार होती थी, वो कार के माध्यम से उसमें गए, ड्राइवर को फोन किए कि हमें आज यहाँ चलना है, इस डाक को लेके। उस दो डाक को लेके चलना है कि नहीं चलना है, क्या चलना है, ये सभी नहीं बताना होता था। बेसिकली आप गए, प्रॉपर अपना कार से गए, वहां पे गए, डाक रिसीव कराए, रिसीविंग लिए, ऑफिस आ गए। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि कारणवश ऑफिस का कार अवेलेबल नहीं है, फिर क्या होगा? तो आपको खुद से कन्वेंस करके जाना होगा। बाद में आपका जो है बिल रिम्बर्स हो जाएगा या ऐसे ही मिल जाएगा, जो भी होगा आपको पैसे मिल जाते हैं प्रॉपर, जो है आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मेरे साथ के एक दो लोग हैं अभी जो मेरे साथ वर्किंग है, उनको कभी कभी ऑफिस के काम से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, बड़े छोटे शहर में, जैसे मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, उस केस में क्या होता है कि उन्हें कार तो नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने बस के भाड़ा से जाते हैं। और बस के से भाड़ा लगा के गए, और अगले बार जब फिर उसके बाद आए तो प्रॉपर वो बिल जो है बना के डाल देते हैं कि मुझे आने में इतना खर्च लगा, जाने में इतना खर्च लगा, फिर दिन भर रहे तो खाने में। उसका एक प्रॉपर ये होता है कि जो भी आने जाने का भाड़ा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो है खाने
खाने का कुछ ये फिक्स है कि इतना मिलेगा, और उसके बाद अगर 2 दिन का मान लीजिए काम हुआ तो रहने के लिए होटल का इतना भाड़ा मिलेगा, तो उस हिसाब से वो प्रॉपर आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर डाक एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाने होते हैं तो आप आके बिल लगा दीजिए, जैसे ही आपका बिल पास हो जाएगा आपको वो पैसे मिल जाएंगे। तो ये हो गया डाक को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में लेके जाने का काम। इसके बाद मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, तो उस केस में आप जो है आप प्रॉपर डाक को खुद से भी बना सकते हैं। बहुत सारा काम आपको दे दिया जाएगा जो जिस काम को आप कीजिए, और उसके बाद जो है ओवरऑल में देखें तो ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल वाला नहीं होता है। आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा कि आप जो है दूसरे चीज की एग्जाम की तैयारी कर सकें। और आपको मैं बता दूं कि जो बड़े शहर होते हैं वहां पे ज्यादातर आपको एमटीएस जो है आपको लाइब्रेरी में दिखेंगे। 80% एमटीएस तो आपको लाइब्रेरी में दिखेंगे, जो कि आपका जो भी थोड़ा बहुत काम है काम कर दिया, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है एमटीएस के जॉब से, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी भी क्रैक किए हैं, यूपी पीसीएस भी, बीपीएससी भी, और एसएससी सीजीएल में तो आपको 60% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि पहले एमटीएस थे और उसके बाद जो है वो जो है सीजीएल निकाल के जो है गए हैं, आए हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं भी 3.5 साल एमटीएस पे वर्किंग था। उस एक्सपीरियंस को इस वीडियो में अभी तक शेयर कर रहा हूं। अब एमटीएस के एग्जाम के बारे में बता दें तो अभी जो है आपको पता है कि फॉर्म आ चुका है, फॉर्म फिल कर दीजिए। और उसके बाद जो है आपको ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश और जीएस पे जो है मेरिट बनेगा, तो इंग्लिश और जीएस का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बिना इंग्लिश और जीएस के नॉलेज के आप जो है इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। पहले जैसे अब अगर बात करें सीजीएल का या बाकी एग्जाम का, तो उसमें जो है क्या होता है कि पहले आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है, फिर जोन एलोकेशन होता है। एमटीएस में थोड़ा उल्टा है। एमटीएस में पहले आपका जोन एलोकेशन होगा, उस जोन में जो जो डिपार्टमेंट है उसमें आपको रैंडमली एलोकेशन किया जाता है। इसका कोई ये नहीं है कि रैंक बेसिस से कि इतना रैंक है तो आपको इनकम टैक्स मिलेगा या फिर मिनिस्ट्री मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। सपोज मान लीजिए आपको कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिल गया, फिर आगे जो है आप, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे इनकम टैक्स मिला, किसी को कोई मिनिस्ट्री मिला, कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था एक, वो ऐसे फोन कर देता था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बोल रहा हूं, तो बड़े बड़े रैंक के अधिकारी जो है यस सर, जी सर, हाँ सर बोलते थे। ये नहीं पूछते थे कि आप एमटीएस है कि क्या है, या फिर मेरा ये काम करा दीजिए, ये काम करा दीजिए। तो ये पोस्ट टू पोस्ट और सीट टू सीट जो है डिपेंड करता है। पोस्ट आपको एमटीएस ही है, लेकिन अगर सीट चेंज हो जाएगा तो आपके पास पावर बढ़ जाती है, फिर आपको लोग जो है रेस्पेक्ट के नजर से देखते हैं। रेस्पेक्ट के नजर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर आप सैलरी की बात करें तो आप कहीं भी अगर एमटीएस है तो आपको एमटीएस वाली सैलरी मिलेगी। सैलरी की चर्चा करते हैं तो आपका जो बेसिक है वो 18,000 1800 ग्रेड पे होता है, और 1800 ग्रेड पे लेवल 1 का पोस्ट होता है जो ग्रुप डी के इक्विवेलेंट इसको मान सकते हैं, जिसमें आपको 18,000 बेसिक, और फिर आपको डीए जो है वो आजकल जो है 50% है, जो कि आपका जो है 18,000 का 50% यानी कि 9,000 बेसिक हो गया। फिर टीपीटी जो है कहीं कहीं 900 और प्लस 50% डीए है, और कहीं कहीं जो है 1800 प्लस 50% डीए है। तो इस हिसाब से आप उसको मिला सकते हैं कि अगर होगा तो 1350 हो जाएगा, और ये फिर 18,000 1800 प्लस होगा तो उस हिसाब से जो है वो अलग अलग जगह पे वो चेंज होता है 2 सिटी के हिसाब से। और उसके बाद जो है फिर एचआरए जो है वो अलग अलग सिटी टू सिटी डिपेंड डिपेंड करता है। 1800 एचआरए जो है 1800, 3600 और 5400 वो अलग अलग होता है। बेसिकली देखें तो जो सैलरी का आपका एक स्लैब होगा वो लगभग लगभग 28,000 से लेके 33,000 तक वो अलग अलग सिटी के हिसाब से आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, जिसमें आपका जो है बाकी का जो मतलब एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है वो माइनस करने के बाद होता है। आप इस चीज को इस तरीके से समझा सकते हैं कि समझ सकते हैं कि दिल्ली में जब मैं 2019 में ज्वाइन किया था तो उस समय मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 24,000। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति एमटीएस दिल्ली में ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी जो है 33,000 के आसपास होगी। तो वो समय समय के हिसाब से जो आपका डीए बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो आपको बढ़ोतरी घटोतरी होते रहती है। घट जिस हिसाब से डीए भरता है उस हिसाब से आपका सैलरी एक समय के साथ बढ़ते रहेगा। फिर आपको इंक्रीमेंट लगेगा, पहला इंक्रीमेंट 500 का लगेगा, फिर मतलब 500 का लगेगा तो आपका 18,500 हो जाएगा, फिर अगला इंक्रीमेंट फिर 600 का लगेगा, 19,100 हो जाएगा। इस तरीके से टाइम टू टाइम आपका इंक्रीमेंट लगते रहेगा। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपको अगले प्रमोशन के लिए एक स्किल टेस्ट देना होता है, और स्किल टेस्ट जब आप पास कीजिएगा तो फिर आपका सीनियर टीए का पेपर के लिए आप इलिजिबल हो जाइएगा। सीनियर टीए का पेपर में आपको डिपार्टमेंट में कैसे टैक्स कंप्यूट किया जाता है इस चीज को जो है बेसिकली आपको समझना होता है, और उसका एग्जाम होता है। 4 अलग अलग पेपर होते हैं। प्रमोशन का अगर बात करें तो देखिए, जब आप एमटीएस ज्वाइन किए तो एमटीएस से टैक्स असिस्टेंट का जो प्रमोशन है वो 5 साल का एक क्राइटेरिया है।
अगर कोई जूनियर मिलता है तो आपका 3 साल में भी प्रमोशन हो सकता है। जैसे कि मेरा एमटीएस से टैक्स असिस्टेंट में प्रमोशन 3 साल में हो चुका था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि वो बहुत अधिक मात्रा में एमटीएस ज्वाइन कर चुके हैं, और बहुत बहुत ही अधिक मात्रा में एमटीएस का मतलब 2016 बैच, 19 बैच, 16 के बाद जो है 19 बैच ज्वाइन किया, फिर 20 बैच, 21 बैच। तो अगर आप मान लो एमटीएस 24 से ज्वाइन करते हो तो पहले के जितने लोग हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। मेरा बैच खुद का जो है 2016 का था। 2016 में भी सारे लोग जो है दिल्ली में प्रमोट नहीं हुए हैं, अलग अलग जोन में प्रमोट हो चुके हैं। क्योंकि 2016 में दिल्ली में लगभग 700 लोग जो है गए थे, 800 के आसपास गए थे। आज की डेट में भी वहां पे 400 लोग जो है बचे हुए हैं, जिसमें से 200-250 लोगों का प्रमोशन हो चुका है। अभी भी 100-150 का प्रमोशन होगा। फिर उसका 2019 बैच का होगा, 2020 बैच का होगा, 21 बैच का होगा, फिर 22 बैच का होगा। इस तरीके से तब जाके आपका 2023-24 बैच तक पहुंचेगा प्रमोशन का स्कोप। ऐसा नहीं कि हर साल 700-800 ज्वाइन किए हैं, उसके बाद जो है एक बार 500-600 ज्वाइन किए हैं, फिर उसका 100-100, 150 ज्वाइन किए हुए हैं। लेकिन इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका प्रमोशन इतना आसान नहीं होने वाला है कि आप सोचिए कि आप 5 साल में टैक्स असिस्टेंट बन जाइएगा। फिर उसके बाद जो है न्यू आरआर का खतरा आ रहा है। अभी तो ओल्ड आरआर है, आरआर के हिसाब से आरआर, ओल्ड आरआर यानी कि रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से 75% टैक्स असिस्टेंट जो है वो एसएससी एग्जाम से आएंगे, और 25% टैक्स असिस्टेंट जो है प्रमोशन से होंगे। फिर ये अगर चेंज होगा तो फिर आने वाले समय में और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रमोशन एक बार के लिए दिमाग में से निकाल दीजिए। अगर फर्दर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो बहुत ही बेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा आपके पास स्कोप है। आपके साथ जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अलग अलग जगह तैयारी कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जो है आपको दिखेगा कि ये व्यक्ति जो है एमटीएस ज्वाइन किए थे और आज अच्छे जगह पे पोस्टेड हैं। तो इस तरीके का जो है आप अपने हिसाब से एक डेडिकेशन ला सकते हैं कि आप ऑफिस आवर में भी आपको पढ़ाई करने का समय पर्याप्त मिलेगा, सैटरडे संडे मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। इसके अलावा जो आप ईएल सीएल है उसको आप लीजिए, उसका जो है आप फायदा उठाइए और आप तैयारी कीजिए, जिसमें आपको जो है मैं बता दूं कि एक साल में 30 ईएल मिलेगा अर्न लीव। अगर आप अर्न लीव नहीं लेते हैं तो आपको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो सीएल मिलेगा उससे आप जो है आगे के मिलता है उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो का जो है एक क्वेश्चन आता है कि ऑफिस टाइमिंग क्या होती है। देखिए ऑफिस टाइमिंग जनरली 9:30 से 6 या 9 से 5:30 होती है। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं उस हिसाब से, लेकिन आपको जो है आज के समय में जो है उसमें ऑफिस आवर में पर्याप्त आपको समय मिलेगा। उस समय में जो है बढ़िया से तैयारी कीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। जो लोग जो है डिमोटिवेट करते हैं कि एमटीएस को चाय बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप बढ़िया नॉलेज है, काम कीजिएगा तो आपको कंप्यूटर का भी वर्क मिल सकता है। इवन जब मैं था तो मुझे जो है जो प्राइवेट स्टाफ थे उनको बोल देता था कि चाय पीना है तो वो चाय ला देते थे या चाय बना देते थे। हाँ, जब प्राइवेट स्टाफ नहीं है इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको घंटी सुननी पड़ सकती है। घंटी का मतलब जो बेल होता है, बाहर ऑफिसर के बाहर बैठना पड़ सकता है। उसमें भी ये था कि जैसे मैं जहां था वहां पे 3-4 प्राइवेट स्टाफ थे, तो एक कभी छुट्टी पे चला गया। छुट्टी उन्हें ज्यादा मिलती नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हें भी 30 ईएल मिलेगा, ये चीज जो है दिमाग में से निकाल दीजिए। उन्हें जो है नॉर्मल छुट्टी मिलती है। तो जो दूसरा वाला प्राइवेट स्टाफ था वो आपस में कोऑर्डिनेट कर देते थे, वो जो है वो घंटी सुन लेते थे, वो चाय बना देते थे। तो ये चीज जो है बिल्कुल दिमाग में से निकाल के रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे लोग जो है डिमोटिवेट करेंगे, जिनको जो है कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानकारी है, वो भी आपको डिमोटिवेट करने आ जाएंगे कि जो है एमटीएस को चाय बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये सब जो है बिल्कुल भ्रांति है। हाँ, कुछ जगह पे 2-4-5% जगह पे आपको प्रॉब्लम कुछ दिन के लिए हो सकता है फेस करना पड़े, जहां पे आपको प्राइवेट एम्प्लॉय ना मिले, जो जिनको डेली वेजर्स स्टाफ बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस चीज को भी मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन 95% जगह पे आप बिल्कुल सेफ हो। इस सब जो है दिमाग में से आप निकाल दीजिए कि इस तरीके का कोई आपको जो है कार्य करना पड़ सकता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, मेरा एक दोस्त था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में था। तो मैं उससे ऐसे ही बात करता था तो पूछता क्या करते हो, तो बोलता था कि कोई काम नहीं है, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, मुझे एक मूर्ति मिला है उसका निगरानी करता हूँ। एक बजरंगबली का मूर्ति था, बस वही मेरा ऑफिस है और वही मेरा काम है। कुछ दोस्त जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है और बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं, प्रॉपर जो है अपना आगे की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगह से मिनिस्ट्री से एमटीएस थे वहां पे जॉब करते हुए, तैयारी करते हुए, सीजीएल के माध्यम से आगे जो है अच्छे अच्छे पोस्ट को ले चुके हैं और अच्छे अच्छे रैंक से ले चुके हैं। कोई होम जोन आ गया, कोई उसी डिपार्टमेंट में जहां एमटीएस वर्किंग था वहां सीजीएल के पोस्ट पे आज काम कर रहा है। तो ये चीज जो है एक आप समझ सकते हैं कि इसको आप मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं। अब जैसे एमटीएस के बारे में कुछ मिसलेनियस चीजें जो बता दूं, जैसे एमटीएस का एक आप बोल सकते हैं कि आप सैलरी लेके पढ़ाई करते हैं। ज्यादातर जगह मतलब 80% जगह ऐसा लगेगा कि आप जो है सैलरी ले लिए, थोड़ा बहुत जो काम है काम कर दिए, फिर उसके बाद जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, एमटीएस
के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखें, तो जैसा मैंने टैक्स असिस्टेंट के वर्क प्रोफाइल में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के वर्क प्रोफाइल में बताया हूं कि इसमें क्वार्टरली बेसिस पे काम होता है। तो क्वार्टरली बेसिस का मतलब जैसे मान लीजिए मार्च क्लोजिंग है, तो उस समय आपको लेट नाइट तक रुकना पड़ सकता है, आपको 8-9 बजे तक रुकना पड़ेगा। ज्यादातर जो स्टाफ जब तक रुके रहेंगे, आपके ऑफिसर रुके रहेंगे, तो आपको भी रुकना पड़ सकता है। उसके बाद मार्च क्लोजिंग नहीं है तो आप नॉर्मल वे में आइए, ऑफिस जाइए, कोई वो आपको हेक्टिक शेड्यूल में नहीं रहेगा कि आपको लेट तक रुकना पड़ सकता है। लेकिन जब काम रहेगा जो क्वार्टरली होता है, कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, इसमें कोई ऐसे ऐसे महीने आएंगे जब आपको ज्यादा समय तक रुकना पड़ सकता है, या आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन विंग में हो गई है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको इतना जो है, आपको काम में छूट नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा, 7-8 बजे तक आपका नॉर्मल रूटीन होगा। आपको हॉलीडे में भी जाना पड़ेगा। हॉलीडे का मतलब जो है, आप कोई छुट्टी है तो उसमें भी आपको बुलाया जा सकता है। तो ये सब चीज जो है आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी अगर आपको 90% जगह पे देखे तो एक नॉर्मल वर्क शेड्यूल रहेगा, आपको नॉर्मल जो है वहां पे टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा जो है एमटीएस को एचटीसी का आपको सुविधा मिलता है। जैसे आप कोई इंस्पेक्टर हैं तो उनको भी एचटीसी एलटीसी का सुविधा मिलता है। एचटीसी जो है अपने होम में जा सकते हैं, एलटीसी जो है आप अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर फ्लाइट से आप जा सकते हैं अपने फैमिली के जो डिपेंडेंट हैं उनको लेके। और अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने वाइफ और बच्चों को लेके आप जाके वहां घूम सकते हैं। तो इसका आपको एक फायदा मिलेगा। इस चीज को जो है आप अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एमटीएस हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे सबको मिलती है उस तरीके से आपको भी ये सुविधा मिलेगी। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो एमटीएस की ट्रेनिंग जो है 2 वीक की होती है। इसे इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। अगर इंडक्शन ट्रेनिंग आपका सेम सिटी में होता है तो फिर आपको सेम सिटी में जो है कोई अलाउंसेज नहीं मिलेगा। कोई दूसरे सिटी में मिल होता है तो उस दूसरे सिटी में अगर आपका ट्रेनिंग होता है तो वहां पे जो है आपको रहने का, खाने का और ट्रेवलिंग विद इन सिटी अगर मिला जुला कर देखें तो 1000-1200 का आपको जो है एक अच्छा खासा आपको वो हो जाएगा। उसमें आपको कितना रुपया अगर सेव कर लेते हैं तो वो सेव कर लेते हैं, अदरवाइज आपका वो खर्च हो जाएगा। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूं तो जो एमटीएस और टैक्स असिस्टेंट होते हैं वो लगभग मान के चलिए भाई भाई की तरह होते हैं। दोनों का लगभग सेम काम है। ऐसा नहीं है कि एमटीएस का कुछ अलग काम है और टैक्स असिस्टेंट का अलग काम है। लगभग लगभग सेम काम है। सैलरी हाँ थोड़ा सा ज्यादा है। दूसरा ये है कि अगर आपको काम का नॉलेज है तो हो सकता है कि आप एमटीएस हैं लेकिन आपको टैक्स असिस्टेंट से ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगा, सीनियर टैक्स असिस्टेंट से ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगा। जैसे जब मैं एमटीएस ज्वाइन किया था तो मैं 1-1.5 साल जब काम कर लिया तो फिर टैक्स असिस्टेंट लोग आए थे, तो उनसे मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज था। तो मुझे ये देखा गया कि काम में और जगह पे मुझे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी कंपेयर टू टैक्स असिस्टेंट, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ज्यादा था। तो यही चीज है, ये चीज अपने दिमाग से आप निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति टैक्स असिस्टेंट है या सीनियर टैक्स असिस्टेंट है तो आपको जो है ऑफिसर उसके सामने आपको थोड़ा सा कम वैल्यू देंगे, कम प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट का ऑलरेडी जो है वर्क प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो से अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। इसके अलावा आप लोगों को और कोई मुझसे 1-to-1 टॉक करना है, कुछ बात करना है, कोई कंफ्यूजन है, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ भी तो कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है मैं सभी लोगों का जवाब देता हूं। इसके अलावा मैं लाइव आके भी बाकी लोगों का जो है संडे टू संडे प्रयास करता हूं जितना ज्यादा हो सके लोगों का क्वेरी सॉल्व कर सकूं। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को और कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो आप बताइए, नहीं तो तब तक के लिए नमस्कार।